हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज़ यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे अपनी बेस्ट क्वालिटी के B.Pharm लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ कोलाइडल डिस्पर्जन। आज हम कोलाइडल डिस्पर्जन की बात करेंगे। तो सबसे पहले कोलाइडल डिस्पर्जन में आपके माइंड में आना चाहिए कि ये एक हमारा बाईफेजिक सिस्टम है, राइट। ये क्या है? हमारा एक बाईफेजिक सिस्टम है जिसमें हमारे स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक आप ऐसे मान के चलिए जैसे आपके स्मॉल पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 1-1000 नैनोमीटर तक ही है, ठीक है। ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं। अब ये स्मॉल पार्टिकल्स आप इन्हें डिस्पर्स्ड फेज मान के चलो। ये किस में डिस्पर्स रहते हैं? आपके किसी मीडियम में, और वो मीडियम क्या कहलाता है? आपका डिस्पर्शन मीडियम। एक फेज दूसरे में जाके मिक्स हुई है, इस तरीके से समझो, तो उसी को हम कोलाइडल डिस्पर्जन कहते हैं। अब चलो नोट्स की तरफ जाते हैं। अब जिनको पता है अब हम कहाँ जाने वाले हैं, नोट्स पे जाते हैं। नोट्स की बात करते हैं। वहाँ पे हम कोई भी सिलेबस के हिसाब से कोई भी पॉइंट हमसे ना छूटे, इसलिए अब नोट्स पे चलते हैं। लेट्स मूव टू द नोट्स पार्ट। कोलाइडल डिस्पर्जन। कोलाइडल डिस्पर्जन हमारा बाईफेजिक सिस्टम है जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के। जैसे डिस्पर्स्ड फेज है, वो फेज जाके आपकी इवनली दूसरी फेज में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। ये एक गैप है, या आप समझिए कि ब्रिज बनता है ट्रू सॉल्यूशन और कोर्स सस्पेंशन के बीच में। अब इसका क्या होता है? कोलाइडल सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है इसका इम्पैक्ट आपको ड्रग की स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी और उसकी थेरेप्यूटिक एफिकेसी पर देखने को मिलेगा। अब कोलॉइडल डिस्पर्जन को इस तरीके का है, अगर आप इसकी इमेज ध्यान रखो तो ये इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि कोलॉइडल डिस्पर्जन किस तरीके से होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात करें तो 1-1000 नैनो पार्टिकल्स हैं इसके, 1-1000 के नैनो में। अब 2 फेजेस सिस्टम है जिसमें हमने एक की बात की है, डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज में हमारा एक सब्सटेंस के स्मॉल पार्टिकल्स हैं, वो जाके डिस्पर्स्ड हुए हैं आपकी किस फेज में? कॉन्टिन्यूस फेज में। अब हेट्रोजिनस में क्या होगा कि अगर देखा जाए वैसे तो अलग अलग है, बट आप मैक्रोस्कोपिकली देखोगे तो वो होमोजिनस मिक्सचर ही है। अब इसमें ये चीज़ याद रखनी है, थर्मोडाइनमिकली तो ये हमारा कोलॉइडल डिस्पर्जन अनस्टेबल रहता है, बट काइनेटिकली ये स्टेबल है। और इसमें क्या क्या मोशंस, या फिर आप ऐसे समझिए क्या क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे आपको। एक तो टिंडल इफेक्ट होता है जिसमें लाइट स्कैटर हो जाती है, फिर ब्राउनियन मोशन में मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, जीटा पोटेंशियल में उसका चार्ज पता चलता है। अब टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सिस्टम को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो इंट्रैक्शन जो डिस्पर्जन मीडियम के साथ हुआ है, जैसे आपका लायोफिलिक और लायोफोबिक हो गया। अब फिजिकल स्टेट में सोल्स, जेल्स, इमल्शंस, एरोसॉल, फोम्स आ जाते हैं, और कोलाइडल सिस्टम में आपका पार्टिकल चार्ज आ जाता है। अब फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में कुछ एप्लीकेशन एरियाज हैं और साथ ही साथ उनके एग्जाम्पल हैं। जैसे हम कोलॉइडल डिस्पर्जन को अगर पेरेंट्रल डिलीवरी की तरह यूज़ किया जाए तो उसमें लाइपोसोम की तरह उसको रखा जा सकता है, नैनो पार्टिकल सस्पेंशन की तरह। टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में आपके क्रीम, जेल्स, ऑइंटमेंट्स आ जाते हैं। ये सारे एप्लीकेशन एरियाज हैं एग्जाम्पल्स के साथ। अब बेनिफिट क्या है कि कहीं ना कहीं कोलॉइडल डिस्पर्जन का इफेक्ट आपको सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी और बायो अवेलेबिलिटी पर देखने को मिलता है। तो वहीं हमारा कोलॉइडल डिस्पर्जन का एनहांसमेंट अगर देखा जाए, कहाँ एनहांस करता है? वो ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगा, ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ जैसे आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है तो उसको डिफरेंट डोजेज फॉर्म में भी रखा जा सकता है, जैसे कंट्रोल्ड रिलीज करना है या सस्टेन्ड रिलीज करना है। साथ ही साथ आपका टारगेटेड डिलीवरी है, किसी पर्टिकुलर साइट पर या किसी टारगेट साइट पर आपको डिलीवर करना है तो उससे यूज़ कर सकते हैं कोलॉइडल डिस्पर्जन को। इससे साथ ही साथ साइड इफ़ेक्ट ना कम भी हो जाते हैं। अब क्लासिफिकेशन जो हुआ है डिस्पर्स सिस्टम का और उसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले तो डिस्पर्स सिस्टम में 2 फेजेस हैं, हमेशा याद रखो। 2 फेजेस, एक
एक तो डिस्पर्स्ड फेज है, जो हमारा सब्सटेंस है या कोई एक छोटा सा स्मॉल पार्टिकल्स है वो जाके किसी पर्टिकुलर मीडियम में, वो मीडियम आपका कॉन्टिन्यूस फेज भी हो सकता है, कंटिन्यूस फेज में जाके वो डिस्पर्स हुआ है या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो उस हिसाब से हमारी डिस्पर्स सिस्टम में 2 फेजेस हैं। ये 2 फेजेस को आप ऐसे बोलोगे, एक तो हमारी इंटरनल फेज, एक हमारी कंटिन्यूस फेज, या आप डिस्पर्जन फेज बोल दो, एक को डिस्पर्जन मीडियम बोल दो। एक जाके दूसरे में मिल जाएगा, घुल जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऐसा समझो। अब क्लासिफिकेशन के बेसिस पर अगर देखा जाए, पार्टिकल साइज जो है वो डिस्पर्स्ड फेज में है, ठीक है। पार्टिकल साइज जो होता है वो डिस्पर्स्ड फेज का है। अब फिजिकल स्टेट जो होगी आपका, वो डिस्पर्स्ड फेज भी होती है, डिस्पर्जन मीडियम में भी होती है, दोनों में ही रहती है, कोई डिफरेंस नहीं आता, बट पार्टिकल साइज आपका डिस्पर्स्ड फेज में ही रहेगा। अब पार्टिकल साइज के बेसिस पर जैसे आपका मॉलिक्यूलर या ट्रू सॉल्यूशन है वो लेस देन 1 नैनोमीटर से कम रहता है उसका पार्टिकल साइज। एग्जाम्पल जैसे सोडियम क्लोराइड आपका वाटर में, कोलॉइडल डिस्पर्जन का हमने देखा था, जैसे 1 to 1000 नैनोमीटर है, 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रो नैनोमीटर जो है, जिसमें हमारा मिल्क, जेल्स, मैग्मस आ जाता है। कोर्स जो रहेगा वो आपका 1 माइक्रोमीटर से ज़्यादा बड़ा रहेगा, जैसे हमारे सस्पेंशन हो जाते हैं, इमल्शंस हैं। तो ये सारे पार्टिकल साइज के बेसिस पर डिस्पर्स्ड फेज हमारी डिवाइड होती है। अब फिजिकल स्टेट की बात करें तो 8 टाइप्स हैं, डिपेंड करता है कि फिजिकल स्टेट जो है डिस्पर्स्ड फेज की या डिस्पर्जन मीडियम की वो किस तरीके से है। अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, मतलब आपका सब्सटेंस कोई भी सॉलिड है, तो डिस्पर्जन मीडियम अगर गैस है, गैस में जाके हो गया, फॉर एग्जांपल आपका सॉलिड एरोसॉल, उसमें स्मोक आ जाएगा, आपके एयरबॉर्न पार्टिकल्स आ जाएंगे। देन आपका लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज में है, वो जाकर अगर डिस्पर्जन मीडियम में गैस में मिलता है तो वो लिक्विड एरोसॉल टाइप हो जाएगा, गैस लिक्विड फोम बन जाएगा आपका, सॉलिड लिक्विड में सॉल बन जाएगा, लिक्विड लिक्विड में इमल्शन बनेगा, गैस सॉलिड में सॉलिड फोम बनेगा, लिक्विड अगर सॉलिड में डिस्पर्ज हुआ तो वहाँ पे वो जेल फॉर्म होगा, जेलेटिन। तो ये आपका कैरेक्टराइजेशन के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ईजी है, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज और ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो ये दोनों जो टेबल है उसको याद रखना। अब आपके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिस्पर्स सिस्टम के। सबसे पहले तो हेट्रोजेनस नेचर, इसमें 2 डिस्टिंक्ट फेजेस रहेंगी। स्टेबिलिटी वेरी करती हैं, वेरी स्टेबल से अनस्टेबल होने में भी टाइम नहीं लगेगा कि वो ट्रू सॉल्यूशन से डायरेक्ट आपका कोर्स डिस्पर्जन में पहुंचता है। विजिबिलिटी में जो आपका पार्टिकल है कोलॉइडल सिस्टम में वो विजिबल नहीं होता नेकेड आइज पे, बट उसको अगर आप माइक्रोस्कोप के अंडर देखोगे या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो वो पार्टिकल्स दिखेंगे आपको। अब फिल्ट्रेबिलिटी में कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो आपके किसी भी ऑर्डिनरी फिल्टर्स के थ्रू, अल्ट्रा फिल्टर्स के थ्रू नहीं बट ऑर्डिनरी फिल्टर्स के थ्रू ही अगर पास किए जाएंगे देन आप उसको इजीली देख सकते हो। ब्राउनियन मोशन में हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स एक रैंडम मूवमेंट करते हैं कि उनमें कोलिजन हो रहा है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, किसमें, डिस्पर्जन मीडियम मॉलिक्यूल्स के साथ। तो वो आपस में जब टकराते हैं उस चीज़ को हम ब्राउनियन मोशन देखते हैं। ये नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है। टिंडल इफेक्ट में आपका लाइट जो है वो स्कैटर होती है, जितने भी कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं तो उनसे स्कैटर होगी, टकराएगी, देन वो इधर उधर शिफ्ट हो जाएगी। अब इससे क्या होगा, मेकिंग द पाथ ऑफ लाइट विजिबल, वो पाथ को थोड़ा सा विजिबल करने में भी हेल्प आउट करता है। अब साइज एंड शेप कोलॉइडल पार्टिकल्स के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर साइज की बात करें, स्फेरिकल भी हो सकता है, एलोंगेटेड, प्लेट्स, डिस्क, ब्रांचेस, स्ट्रिंग, इनमें से कोई सा भी साइज हो सकता है आपके कोलॉइडल पार्टिकल का। अब जो साइज है कोलॉइडल पार्टिकल का वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर में है, दैट इज 10 to the power -9 मीटर टू 10 to the power -6 मीटर। ठीक है, ये रेंज है हमारे कोलॉइडल पार्टिकल की। अब साइज से क्या होता है, एक तो सरफेस एरिया इन्फ्लुएंस होगा, स्टेबिलिटी अलग हो जाएगी, चेंजेस आते हैं, इंटरेक्शन जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के साथ होना है वो डिफरेंट होगा, ड्रग रिलीज रेट जो है वो डिफरेंट होगा। अब शेप है, अब शेप क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स की हमेशा से शेप स्फेरिकल नहीं रह सकती क्योंकि उसको अलग अलग मॉर्फोलॉजीज में रहना पड़ेगा, शेप चेंज होगा। स्फेरिकल है जैसे मिसल्स हैं हमारे, ग्लोबुलर प्रोटीन्स आ जाएंगे, रॉड शेप में वायरसेस आते हैं, डिस्क लाइक में आपका क्ले पार्टिकल्स आते हैं। तो ये आपकी शेप्स हैं किसी भी कोलॉइडल
पार्टिकल्स की। अब शेप से क्या होता है कि अगर आपका कोई भी मीडियम है या कोई भी सॉल्यूशन है, उसकी विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी, वो अफेक्ट करेगा शेप। डिफ्यूजिविटी अफेक्ट होगी। देन आपका सेडिमेंटेशन बिहेवियर है वो अलग हो जाएगा। साथ ही साथ जब ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम में जाएगा या किसी भी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इसका इंट्रैक्शन जिस हिसाब से हमारे बायोलॉजिकल टिश्यूज के साथ होने वाला है वो शेप की वजह से भी चेंजेस आ सकते हैं कि शेप अलग हो गया तो उसका इंट्रैक्शन भी बायोलॉजिकल टिश्यू से अलग हो सकता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है शेप का? सबसे पहले तो सेडिमेंटेशन रेट, जो नॉन स्फेरिकल पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे पहले नीचे बैठते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो स्फेरिकल पार्टिकल्स नहीं है वो सबसे पहले नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। और फ्लो प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं, इंजेक्टेबिलिटी को अफेक्ट करते ही करते हैं। सरफेस एरिया से ये होता है कि आपका जो ड्रग रिलीज है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। साथ ही साथ बायो अवेलेबिलिटी जितनी होनी चाहिए उसमें भी चेंजेस आते हैं। अब क्लासिफिकेशन की बात करें, फिजिकल स्टेट जो है वो डिस्पर्स्ड और डिस्पर्जन फेज में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल स्टेट कैसे होगी आपकी। डिस्पर्स्ड फेज में अगर सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड गैस है और डिस्पर्जन मीडियम आपका है तो क्या एग्जाम्पल टाइप्स हो सकते हैं, क्या उनके एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये हम ऑलरेडी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं इस प्रॉपर टेबल को, तो दोबारा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंट्रैक्शन जो है फेजेस के बीच में कैसे होते हैं, जैसे आपका लायोफिलिक कोलाइड है तो उसमें सॉल्वेंट लविंग है, लायोफोबिक कोलाइड्स है वो सॉल्वेंट हेटिंग है, एसोसिएशन कोलाइड्स में वो मिसल्स बनाता है। अब जैसे आपका लायोफिलिक कोलाइड्स हैं या सॉल्वेंट लविंग कोलाइड हैं, तो जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो कोलाइडल सिस्टम में ही हैं जहाँ पे हमारा डिस्पर्जन फेज, देखो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, जैसे कोलाइडल सिस्टम का ही पार्ट है। तो डीपी से हमारी डिस्पर्स्ड फेज हो गई, डीएम से हमारी डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा। तो डिस्पर्स्ड फेज का जो है उसकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑलवेज रिमेंबर, इसकी एफिनिटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके डिस्पर्जन मीडियम में, और आपका डिस्पर्जन मीडियम क्या है? वाटर है, स्पेशली वाटर में। तो इसीलिए हमारा लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग हो जाएगा वो, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर, सॉल्वेंट लविंग हो गए कोलाइड्स हमारे लायोफिलिक कोलाइड्स में, और लायोफोबिक में हीटिंग आ जाएगा। अब जैसे गम्स, जेलेटिन, स्टार्च इसके आ जाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इजीली ये एक तो मिक्सिंग सब्सटेंस है, इजीली मिक्स हो जाएगा डिस्पर्जन मीडियम में। साथ ही साथ इसका रिवर्सिबल नेचर है, अगर डिस्पर्जन मीडियम आपका इवापरेट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है डिस्पर्जन मीडियम हमारा वाटर है, अगर इवापरेट हुआ तो हमारा सॉल्यूशन हम उसे दोबारा से बना सकते हैं, सिंपली हम उसमें मीडियम को ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा अभी भी डिस्पर्जन फेज या डिस्पर्स्ड फेज तो है हमारे पास, उसको दोबारा से ऐड कर देंगे, इसीलिए रिवर्सिबल है नेचर में। हाईली स्टेबल है, किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में। साथ ही साथ टेंडेंसीज की कोएगुलेट करने की कम है, ज़्यादा कोएगुलेट भी नहीं करता, विस्कोसिटी ज़्यादा रहती है, हाइड्रेशन स्ट्रॉन्ग है। अगर लेस प्रोनाउंस किया जाए तो टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट भी देखने को आपको मिलेगा लायोफिलिक कोलाइड्स में। अब लायोफोबिक कोलाइड्स में जो सॉल्वेंट हेटिंग है, तो आप ये मान के चलिए आपका जो डिस्पर्जन फेज है या डिस्पर्स्ड फेज है उसकी एफिनिटी या तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लिक्विड में बिल्कुल नहीं है, या फिर थोड़ी बहुत है, लिटिल और नो। तो इससे क्या होता है, ये सॉल्वेंट हीटिंग रहता है आपका सॉल्वेंट, जैसे इसमें क्या हो गया, लिक्विड है तो वहाँ लिक्विड लविंग था, इजीली उसकी एफिनिटी ज़्यादा थी, यहाँ एफिनिटी कम है इसकी, तो उस हिसाब से डिस्पर्जन मीडियम में नहीं प्रॉपरली जाएगा। देन एग्जाम्पल जैसे आपके मेटल सोल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, मेटल सल्फाइड्स में आपके अलग अलग टाइप के सल्फाइड्स आ जाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में ये आपके डायरेक्ट मिक्सिंग से तो बनेगा नहीं, इसके लिए आपको स्पेशल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। जितने भी आपके लायोफोबिक कोलाइड्स हैं उसमें आपको स्पेशल मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन है, केमिकल रिएक्शन, ये रिवर्सिबल नहीं है। अगर एक बार ये प्रेसिपिटेट हो गया है तो आप इसको दोबारा से रीडिस्पर्ज नहीं कर सकते हो। अनस्टेबल है क्योंकि कोगुलेशन हो जाता है, कोआगुलेट होता है, स्मॉल अमाउंट अगर इलेक्ट्रोलाइट का है तो कोआगुलेट होगा, विस्कोसिटी कम है, हाइड्रेशन कम होने लगता है। साथ ही साथ इसमें जो टिंडल, इसमें देखो इसमें टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट कम रहती है, बट इसमें स्ट्रॉन्ग टिंडल इफेक्ट और विग्रस ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की बात करें या लायोफिलिक की है, अगर उसको यूज़ करते हैं तो उससे हमारा कोआगुलेशन नहीं होता। एसोसिएशन कोलाइड्स में या मिसल्स जो होते हैं आपके सब्सटेंस हैं वो बिहेव करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट।
इलेक्ट्रोलाइट कब बिहेव करेंगे? जब कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगी बट आपका एक कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा किसी भी हायर कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। आपके सब्सटेंस जो हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं लो कॉन्सेंट्रेशन पर, बट जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा वैसे ही वो कोलॉइडल सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। कैसे? सेल्फ एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के थ्रू, इसके थ्रू ही वो अपने आप को एज अ ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, अगर आप ऐसा समझो तो ये जो हमारे एसोसिएशन कोलाइड्स हैं ये एम्पीफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें दोनों हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग भी रहता है और हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग पार्ट भी प्रेजेंट रहता है एसोसिएशन में। आपको दोनों ही देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम्पल जैसे आपका सोप है सोडियम स्टेरेट, आपका डिटर्जेंट सोडियम लॉरल सल्फेट है। मिसल फॉर्मेशन तब होती है जब सर्टेन कंसंट्रेशन पे, जैसे हमारा क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है CMC जिसको हम बोलते हैं, कॉमनली हमारा ये वाटर में फॉर्म होगा जहाँ पे हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे जिससे कि वाटर को अवॉइड कर सकें। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब वो वाटर को हेट करता है, तो उसको वाटर को अवॉइड करने के लिए एक तरीके से क्लस्टर फॉर्म कर लेना है जिससे वो बच जाए उससे। फिर साथ ही साथ स्फेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, मिसल्स फॉर्म होंगे जिनमें हाइड्रोफिलिक जो रहेगा, जो वाटर लविंग है, उनका जो हेड रहेगा वो बाहर की साइड रहेगा, क्योंकि उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वाटर से, सिर्फ हाइड्रोफोबिक पार्ट्स को ही प्रॉब्लम है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। अगर ये आपका जो है क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन से अगर कम है तो वो एज अ नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करेंगे, और जैसे ही CMC से ऊपर गया तो एज अ मिसल और कोलॉइड्स की तरह ये बिहेव करना स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ में, कैरेक्टरिस्टिक्स में ही शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। अब क्लीनिंग एप्लीकेशंस हैं जिसमें ट्रैप करते हैं ग्रीस को, ऑयल्स को मिसल में, तब हम उनको यूज़ करते हैं। अब ये बेस्ड करता है एक तो नेचर ऑफ डिस्पर्जन पे, कि जैसे हमारा कोई भी मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स है तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे हमारा गोल्ड सोल है। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स है जिसमें सिंगल लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो डिस्पर्स्ड हुआ है, जैसे आपका स्टार्च, सेलुलोज, तो वो क्या हो गया आपका, वो मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स है। ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स हैं। जो एसोसिएटेड कोलॉइड्स या मिसल रहते हैं वो सरफेक्टेंट बेस्ड कोलॉइड्स हैं जिनका सर्टेन कंसंट्रेशन रहता है, मतलब क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन उनका एक सर्टेन पॉइंट पर ही रहेगा, ना ऊपर ना नीचे। अब यहीं पे उनकी दोनों प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती हैं, उनके पास दोनों ही प्रॉपर्टी रहेगी, ट्रू सॉल्यूशन की भी, कोलॉइड्स की भी। जैसे आपका सोप है, डिटर्जेंट्स हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इनमें प्रेजेंट रहेगी। कंपैरेटिव अकाउंट है जनरल प्रॉपर्टीज का कोलॉइड्स में, तो उसमें आपकी ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इंपॉर्टेंट है। टेबल प्रॉपर्टी में आपका एफिनिटी मीडियम के लिए, ईज ऑफ फॉर्मेशन में, रिवर्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं कोलॉइड्स की। और साथ ही साथ लायोफिलिक, लायोफोबिक कोलॉइड्स, एसोसिएशन कोलॉइड, जो क्लासिफिकेशन हमारे कोलॉइड्स की है उसके बेसिस पर क्या क्या प्रॉपर्टीज वो रखते हैं, इससे इजी हो जाएगा। यहाँ पे कंपैरेटिव है, कंपैरिजन है तीनों के बीच में, राइट। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं कोलॉइड्स की, जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, उनके साइज की वजह से ही वो एक अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं लाइट से, एक यूनिक वे है उनका इंटरेक्ट करने का लाइट से। अब इसमें ऑप्टिकल इफेक्ट आता है जिससे कि जो भी कोलॉइडल सिस्टम है, सबसे पहले तो आप उसको कैरेक्टराइज कर दोगे, देन आप उसको एनालाइज कर सकोगे कोलॉइडल सिस्टम को, राइट। ये आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कोलॉइड्स की। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कोलॉइड्स में आपके टिंडल इफेक्ट है, टर्बिडिटी है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेबिलिटी है, ये सारे आपके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं कोलॉइड्स के। अब वन बाय वन हम सारे इफेक्ट्स देखेंगे। जैसे टिंडल इफेक्ट है जिसमें हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लाइट स्कैटर होती है कोलॉइडल पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बीम है, ये लाइट सोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग बीम पास हो रहा है, यहाँ पे हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन है। अब देखो ये लाइट जो है वो स्कैटर होना शुरू हो गए डिफरेंट डायरेक्शन में, और जो भी आपका टिंडल इफेक्ट है वो आपको कोलॉइड्स में देखने को मिलेगा, ना कि ट्रू सॉल्यूशन में। रिमेंबर, टिंडल इफेक्ट आपको कोलॉइड्स में ही दिखेगा, ट्रू सॉल्यूशन में नहीं रहेगा। अब जो पाथ है लाइट का वो विजिबल हो जाता है एज अ टिंडल कोन की तरह। ये जो कोन फॉर्मेशन हो रही है ना वो आपको दिखने लगेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे डिफरेंस आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में, जो आपके डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड मीडियम के बीच में है। इन दोनों के बीच में आपको
डिफरेंस दिखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में। अब जैसे सनलाइट आपके मिस्ट या फॉरेस्ट के थ्रू पास होती है, वो भी टिंडल इफेक्ट है। प्रोजेक्टर बीम्स, आपका अगर प्रोजेक्टर लगा हुआ है और कोई डस्टी रूम है तो वहाँ पे अलग से नहीं पता चलता कि हाँ भाई लाइट, सनलाइट का भी कभी कभी होता है, लाइट सोर्स आया और आपको छोटे 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 पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, वैसा। अब सिग्निफिकेंस ये है कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो, ट्रू सॉल्यूशंस के बीच में, कोलॉइड्स के बीच में। साथ ही साथ ये बेसिस है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी का। मेन जो हमारा टिंडल इफेक्ट है ये किसका बेसिस है? आपका अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक का। देन आपका टर्बिडिटी है। टर्बिडिटी में क्या होगा? जैसे क्लाउडीनेस या हेजीनेस है कोलॉइडल सॉल्यूशन में, जैसे लाइट स्कैटरिंग हो रही है पार्टिकल्स की वजह से ही लाइट स्कैटर हो रही है, तो वहाँ पे क्या है, टर्बिड आपका सॉल्यूशन क्लियर नहीं है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो सॉल्यूशन है आपका वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंट है, नहीं, वहाँ पे हल्का सा जैसे धुंध होती है, इस टाइप से टर्बिडिटी रहती है। अब ये प्रोपोर्शनल है आपके पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन और साइज के हिसाब से। इसको अगर आप मेजर करोगे उसमें टर्बिडीमीटर्स, नेफ्लोमीटर्स, ये सब आपके काउंट होते हैं टर्बिडिटी में, उसको मेजर करने के लिए कि आप टर्बिडिटी कैसे मेजर कर पाओगे। अब आपको वाटर प्योरिटी मॉनिटर करना है, देन टर्बिडिटी का मेथड यूज़ करते हैं। कभी कोलॉइड कंसंट्रेशन लैब्स और इंडस्ट्री में मेजर करना है, देन हम टर्बिडिटी मेथड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे आपका कभी भी लिमिट टेस्ट है, लिमिट टेस्ट का एग्जाम्पल, हम उसमें इम्प्योरिटीज़ मेजर करते हैं पार्टिकल्स में या किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, तो लिमिट टेस्ट करते हैं, वहाँ भी टर्बिडिटी ही चेक की जाती है स्टैंडर्ड और टेस्ट के बीच में। अब नेक्स्ट है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी, एक मेथड जिसमें हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं इंडिविजुअली, जिसमें ब्राइट स्पॉट रहेगा ही रहेगा। उस ब्राइट स्पॉट से आपकी जो लाइट है वो स्कैटर्ड होती है, ठीक है। स्कैटर्ड लाइट को यूज़ करके ही हम इस मेथड में एक तरीके से कोलॉइडल पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर पाते हैं ईजीली। अब ये सिडेंटॉप्स हैं और जिस मॉन्डी है उन्होंने इन्वेंट किया था अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी को। वर्क करता है कि एक स्ट्रॉन्ग साइडलाइन है वो पास हुई है आपके कोलॉइड से। अब पार्टिकल्स जो था वो स्कैटर हुआ लाइट की वजह से, मतलब लाइट स्कैटर हुई। पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे आपके ब्राइट डॉट्स अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप उसको कभी भी किसी डार्क बैकग्राउंड के अगेंस्ट में देखोगे, अगर डार्क बैकग्राउंड है तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ कोई ब्राइट स्पॉट आना शुरू हुआ है। अब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में जब भी कभी स्कैटर्ड लाइट है वो तभी देखी जाती है जब वहाँ पे कभी भी एक्चुअल पार्टिकल नहीं है, ठीक है। ओनली द स्कैटर्ड लाइट इज सीन, नॉट द एक्चुअल पार्टिकल। सिर्फ आपको लाइट की स्कैटरिंग देखने को मिलेगी, ना कि पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको वहाँ पे प्रेजेंस तो है बट शेप और स्ट्रक्चर नहीं पता चलेगा। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी में होता है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हाई रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज करते हैं कि वो डायरेक्टली विजुअलाइज करेगा, डायरेक्टली शो करेगा आपको कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं यहाँ पे उनको शो करेगा। साथ ही साथ एक एडवांटेज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का ये है कि साइज, शेप, स्ट्रक्चर वो बता देता है। इसमें एक्सट्रीमली हाई मैग्निफिकेशन और रिजोल्यूशन रहेगा ही रहेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को हम नैनोटेक के लिए यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल कोलॉइड्स के यूज़ करते हैं, साथ ही साथ हमारा जो भी स्टडिंग कैटलिस्ट है, पॉलीमर्स हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है। अल्ट्रा फिल्ट्रेबिलिटी में अगर प्रॉपर्टीज़ हैं आपके कोलॉइडल पार्टिकल्स के, तो वो क्या पास करते हैं, एक आपका कोई भी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, उस ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से आपके कोलॉइडल पार्टिकल पास हो जाएंगे, लेकिन वो कभी भी आपके अल्ट्रा फिल्टर्स के थ्रू नहीं पास होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, अल्ट्रा फिल्ट्रेबिलिटी में यही होता है। अल्ट्रा फिल्टर्स जो स्पेशल मेम्ब्रेन है जैसे कोलॉइडन है, उसमें फाइन पोर्स रहेगा। अब हम उसको सेपरेट करेंगे कोलॉइडल पार्टिकल को, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को, आयंस को, ठीक है। इसमें किस किस को सेपरेट करते हैं, आपका स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेपरेट करेंगे हम आयन से। अब एप्लीकेशन में जैसे प्योरिफिकेशन हो रहा है कोलॉइड्स का एग्जाम्पल, अब इसमें प्योरिफिकेशन हो रहा है कोलॉइड्स का, जैसे आपके प्रोटीन्स हैं, आपको पार्टिकल साइज रेंज पता करनी है, देन अल्ट्रा फिल्टरेबिलिटी से इजीली हम उसको पता कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। काइनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो आपका ब्राउनियन मोशन, देन आपका डिफ्यूजन,
सेडिमेंटेशन एंड देन आपका विस्कोसिटी। अब जैसे ब्राउनियन मूवमेंट में या ब्राउनियन मोशन में हमें पता है मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, कुछ रैंडम मूवमेंट्स रहेगा। देन डिफ्यूजन में आपका हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूवमेंट होगा। सेडिमेंटेशन में वो सेटल डाउन हो जाएगा। विस्कोसिटी में हम उसके विस्कस फेज की बात कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा हमारा सोल्यूशन विस्कस रहेगा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नोट्स पार्ट, क्योंकि वहाँ से हम कुछ भी नहीं छोड़ पाएंगे, कुछ हमें छोड़ना भी नहीं है। ठीक है, राइट। काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, ये काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ हमारी डायरेक्ट रिलेट करती है कोलॉइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट से। ठीक है, अब कोलॉइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट जो हो रही है वो होती है या तो कोई थर्मल फोर्स है उसकी वजह से, या कोई एक्सटर्नल फोर्स है उसकी वजह से हुआ हो। अब इस मोशन की वजह से, ये मोशन कंट्रीब्यूट करता है सबसे पहले आपके कोलॉइडल सिस्टम की स्टेबिलिटी को, कि आपके कोलॉइडल सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो इसकी वजह से भी रहेगी। साथ ही साथ एक बिहेवियर जो है कोलॉइडल सिस्टम का वो आपका काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही पता चल जाएगा। अब काइनेटिक में हमने देखा है जैसे ब्राउनियन मोशन है तो रैंडम या जिगजैग मोशन होगा कोलॉइडल पार्टिकल्स का, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअस कोलिजन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का। किसमें? आपकी कोई भी एक डिस्पर्जन मीडियम है तो उसमें आपका डिस्पर्स्ड फेज जो है उसका मूवमेंट चल रहा है रैंडमली, कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन 1827 में उन्होंने डिस्कवर किया था। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि जैसे आपका पार्टिकल साइज है, जितना स्मॉल रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मोशन रहेगा। टेम्परेचर की बात करें तो हाइयर टेम्परेचर रहेगा, मोशन ज़्यादा होगा, उसकी फास्टर मोशन रहेगा। विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम जो है उसकी वजह से इसमें ब्राउनियन मोशन में भी इफेक्ट देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा मोशन नहीं कर पाएगा विस्कोसिटी अगर ज़्यादा हुई तो। सिग्निफिकेंस इसमें ना क्या होता है, ब्राउनियन मोशन में जब आपस में ये मूवमेंट करते रहते हैं, जिगजैग मूवमेंट होता है तो इतना जल्दी वो सेटल डाउन नहीं होते, तो सेटलिंग को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसमें स्टेबिलिटी को ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मॉलिक्यूलर मोशन है उसमें एविडेंसेस देते हैं। डिफ्यूजन में आपका स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है कोलॉइडल पार्टिकल्स का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे जा रहा है, मच स्लोअर देन इन ट्रू सॉल्यूशन। जितना कम आप देखोगे ट्रू सॉल्यूशन में उसके कंपैरेटिवली कम रहता है कोलॉइडल सिस्टम में। रेट डिपेंड करता है पार्टिकल साइज पे, मीडियम की विस्कोसिटी पे। अब यूजेस ये हैं कि मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल का, अफेक्ट करेगा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो पार्टिकल्स का। देन आपका सेडिमेंटेशन है। सेडिमेंटेशन में कोलॉइडल पार्टिकल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दो ही चीज़ हैं। ग्रेविटी की वजह से या तो सेटल डाउन होगा या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आपके जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगते हैं। नॉर्मली देखा जाए बहुत ज़्यादा स्लो है अगर इसको कंपेयर करें पार्टिकल साइज से, क्योंकि स्मॉल साइज है, ब्राउनियन मोशन है तो नॉर्मली स्लो रहता है। अब एक्सेलरेट तब होता है जब इसका सेंट्रीफ्यूगेशन हो। अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करोगे देन ये एक्सेलरेशन में आएगा। स्टोक्स लॉ है उसको यूज़ करके हम पता कर सकते हैं सेडिमेंटेशन का। अब सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन में हेल्प करता है सेडिमेंटेशन। पार्टिकल का साइज मास पता करने में आप उसको पता कर सकते हो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू। अब विस्कोसिटी जो है डेफिनेशन, जैसे रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी क्या करता है, जितना ज़्यादा विस्कस है आपका सॉल्यूशन वो फ्लो ऑफ फ्लूइड को रेजिस्ट करता ही करता है। जैसे कि अगर आपका उसमें प्रेजेंस है कोलॉइडल पार्टिकल का, अब जैसे लायोफिलिक सॉल्ट्स हैं वो विस्कोसिटी को सिग्निफिकेंटली बढ़ाते हैं और लायोफोबिक सॉल्ट्स जो होते हैं वो मिनिमल इफेक्ट देते हैं विस्कोसिटी पर। अगर आपको कभी भी मॉलिक्यूलर साइज पॉलीमर का पता करना है, एस्टिमेट करना है, एस्टिमेशन के लिए हम विस्कोसिटी यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल फॉर्मुलेशन में, पेंट्स, कॉस्मेटिक फूड्स के टाइम पर। काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली कोलॉइड्स की। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ पर आते हैं कोलॉइड्स के। आपका जो कोलॉइडल पार्टिकल है टिपिकली उसका एक सरफेस चार्ज भी रहेगा। जब वो आपका जैसे डिस्पर्स्ड फेज है जो डिस्पर्जन मीडियम में रहेगा, इंटरनल फेज है वो आपके कॉन्टिन्यूस फेज में रहेगी, तो वहाँ पे सरफेस चार्ज भी प्रेजेंट होगा। उस चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी, इंट्रैक्शन और मूवमेंट अफेक्ट होगा, इन्फ्लुएंस होगा जब भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे आपका इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है,
जीटा पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोओस्मोसिस है। अब इलेक्ट्रिक डबल लेयर में आपका कोलॉइडल पार्टिकल है, तो कोलॉइडल पार्टिकल आपका एक सरफेस चार्ज ले लेता है, उसके पास एक सरफेस चार्ज होता है जिसका काम है जो अपोजिटली चार्ज आयंस हैं जो दूसरे हैं उनको अट्रैक्ट करना, ठीक है, वो अट्रैक्ट करेगा। वहीं पे अट्रैक्ट करने की वजह से एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्म होगी, राइट। इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैसे फॉर्म होगी? आपका एक सरफेस चार्ज है, सरफेस चार्ज अट्रैक्ट करेगा दूसरे अपोजिटली चार्ज सरफेस चार्ज को। अब अट्रैक्ट करने के बाद वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डबल लेयर फॉर्म होगी। एक जैसे आपकी फिक्स्ड लेयर है वो आपकी टाइटली बाउंड रहेगी काउंटर आयन से, मतलब डायरेक्टली अटैच रहेगी पार्टिकल सरफेस से। डिफ्यूज लेयर है जो लूजली एसोसिएट होती है मोबाइल आयन से जो आपकी फिक्स्ड लेयर पर सराउंड करेंगे। अब जैसे आपका डबल लेयर है, डबल लेयर क्या करता है? इंटर पार्टिकल फोर्स को अफेक्ट करेगा जो बहुत ज़रूरी था हमारी कोलॉइडल स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी था। ये इलेक्ट्रिक डबल लेयर हो गया। अब जीटा पोटेंशियल से क्या होता है? ये हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है शेयर प्लेन पे, मतलब आपका एक फिक्स्ड लेयर है और एक डिफ्यूज लेयर है। किसकी? इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की। हमने फिक्स और डिफ्यूज लेयर पढ़ी, उसके बीच में एक शेयर प्लेन है, उसको हम ऐसे जीटा पोटेंशियल कह सकते हैं। जीटा पोटेंशियल हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है शेयर प्लेन पे और वो फिक्स्ड और डिफ्यूज लेयर के बीच में है जो आपका इलेक्ट्रिक डबल लेयर था। अब ये की इंडिकेटर है आपके कोलॉइडल स्टेबिलिटी के लिए। जैसे हाई जीटा पोटेंशियल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन या आप कह सकते हो एक स्टेबल कोलॉइड रहेगा। जितना ज़्यादा हाई पोटेंशियल रहेगा वो स्टेबल रहेगा, बट अगर लो पोटेंशियल है, रिपल्शन वीक है, तो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे, वो एग्रीगेट होना शुरू होंगे, फिर उनका वहाँ पे फ्लॉक्यूलेशन हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल रेलेवेंस की बात करें तो जीटा पोटेंशियल मेजरमेंट हमारा बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी फॉर्मुलेशन की स्टेबिलिटी चेक करनी हो, किसी की फॉर्मुलेशन को ऑप्टिमाइज़ करना हो, तो हमें जीटा पोटेंशियल पता होना चाहिए और जीटा पोटेंशियल मेजर होना ज़रूरी है। क्योंकि देखो जीटा पोटेंशियल अगर हाई है तो हमें समझ आ जाएगा कि ये स्टेबल है, कहीं ना कहीं हमारी फॉर्मुलेशन स्टेबल रहेगी। देन नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस रेफर करता है मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड कोलॉइडल पार्टिकल्स। आपका जो चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर ही मूवमेंट कराएगा, ठीक है। चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के दौरान ही कहीं ना कहीं उसमें चेंजेस आते हैं। अब जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ये बताती है कि आपका जो सरफेस चार्ज है किसी भी पार्टिकल पे, आयंस पे, उसके नेचर को बताती है कि आपका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे पता चल जाएगा। इसको हम यूज़ करते हैं कभी भी पार्टिकल के चार्ज को पढ़ने के लिए, उसकी मोबिलिटी के लिए, साथ ही साथ उसको फॉर्मुलेशन करने के लिए कि हमें फॉर्मुलेशन को ऑप्टिमाइज़ करना है, देन हम उसको यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोओस्मोसिस में हम मूवमेंट कराते हैं, एक्सप्लेन करेंगे कि जो डिस्पर्जन मीडियम है, डिस्पर्जन मीडियम पार्टिकल्स नहीं है, डिस्पर्जन मीडियम का जो मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में हो रहा है जब पार्टिकल्स हमारे इमोबिलाइज थे, फॉर एग्जांपल फिल्टर बेड पे थे, तो उस मूवमेंट को बताने के लिए हमारा इलेक्ट्रोओस्मोसिस है। अब इसमें क्या होता है, अपोजिट रहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस से। डोंट गेट कंफ्यूज विद इलेक्ट्रोओस्मोसिस एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस, दोनों में डिफरेंस है। अब ये यूजफुल है अगर आपको सरफेस चार्ज एनालाइज करना है, साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आयनिक इंट्रैक्शन है किसी के भी इंटरफेसेस पर, तो इलेक्ट्रोओस्मोसिस आपका वहाँ पे काम करेगा। अब इफेक्ट है इलेक्ट्रोलाइट्स का कोलॉइडल स्टेबिलिटी पे। आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कोलॉइडल स्टेबिलिटी को पता करने के लिए। आपकी जो कोलॉइडल स्टेबिलिटी पता होगी कैसे, वो सरफेस चार्ज को इन्फ्लुएंस करेगी, आपकी इलेक्ट्रिक डबल लेयर को इन्फ्लुएंस करेगी ही करेगी जब उसके आसपास कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। अब इफेक्ट जो इलेक्ट्रोलाइट्स का कोलॉइडल स्टेबिलिटी पे होता है वो होता है कोएगुलेशन, शुल्ज़े हार्डी रूल और आपका क्रिटिकल कोएगुलेशन कंसंट्रेशन CCC। अब कोएगुलेशन और डबल लेयर कंप्रेशन में जो आपके इलेक्ट्रोलाइट आयंस हैं वो सरफेस चार्ज को न्यूट्रलाइज करते हैं किसी भी कोलॉइडल पार्टिकल का। आपके कोलॉइडल पार्टिकल पे जो भी सरफेस चार्ज है उसको क्या करेंगे, वो आयंस न्यूट्रलाइज करेंगे। इसकी वजह से जीटा पोटेंशियल कम हो जाता है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पे जो कंप्रेशन है वो भी चेंज आएगा, उसमें कम
प्रेशन होगा इलेक्ट्रिकल डबल लेयर पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो पार्टिकल्स के बीच में है वो धीरे धीरे वीक रहेगा। रिजल्ट में ये होगा कि पार्टिकल्स आपस में पास आने लगेंगे, जिसकी वजह से एग्रीगेशन, फ्लोक्यूलेशन शो होगा। देन आपको कोआगुलेशन भी देखने को मिल जाएगा। अब पार्टिकल रेलेवेंस में आपका जो एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं कोलॉइडल ड्रग फॉर्मुलेशन में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी हो जाती है, राइट। अब पेरेंट्रल प्रिपरेशन में एक सीरियस रिस्क आता है एम्बोलिज्म का, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। एम्बोलिज्म कैन बी डेंजरस फॉर अ पेशेंट्स हेल्थ, डेंजरस क्या, फेटल डेथ भी हो सकती है उससे। अब शुल से हार्डी रूल है, उसमें जो कोआगुलेटिंग पावर है इलेक्ट्रोलाइट की वो बढ़ जाती है वैलेंसी ऑफ काउंटर आयंस के साथ। आपकी जो वैलेंसी काउंटर आयन की है वो इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू या वो क्या करेगा, उसको बढ़ाएगा। इलेक्ट्रोलाइट की जो कोआगुलेशन पावर है वो भी बढ़ रही है, किसके साथ बढ़ रही है, काउंटर आयन की वैलेंसी के साथ। हायर वैलेंसी आयंस होगा वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा किस पे, न्यूट्रलाइजिंग कोलॉइडल चार्जेस पर। अब नेगेटिवली चार्ज कोलॉइड्स हैं आपके, ठीक है, वो उनकी जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट रहेगा वो कुछ इस तरीके का रहेगा। इंपॉर्टेंस सबसे पहले तो अगर कोलॉइडल स्टेबिलिटी हमें पता करनी है फॉर्मुलेशन में या इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, तो वो हेल्प करेगा प्रिडिक्ट करने के लिए, साथ ही साथ उसको कंट्रोल करने के लिए। देन आपका क्रिटिकल कोआगुलेशन कंसंट्रेशन में क्या होता है, जो आपका कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का वो कम से कम रहेगा। कम से कम कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की जो ज़रूरत होती है कोआगुलेट करने की कोलॉइडल पार्टिकल्स को, उसको हम क्रिटिकल कोआगुलेशन कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब एक कोआगुलेशन कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कोआगुलेशन कंसंट्रेशन जितना कम होगा, मतलब आपका इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा, उसकी टेंडेंसी भी डीस्टेबलाइज करेगी कोलॉइड को, वो भी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ हमें CCC में याद रखनी है। कोएसरवेशन में एक फेज सेपरेशन प्रोसेस है जहाँ पे कोलॉइड्स आपके दो लिक्विड फेज में अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, कोलॉइड सेपरेट हो जाएगा दो लिक्विड फेज में। अब जैसे आपका डिस्पर्स्ड फेज है जिसको कोएसरवेट कहेंगे, जो कोलॉइडल मटेरियल में रिच रहता है, हमें पता है डिस्पर्स्ड फेज। अब इक्विलिब्रियम फेज में आपके डिप्लीट हो जाएंगे वो कोलॉइड्स में। तो कुछ आपका अगर जेलेटिन अकेसिया आप दोनों को मिक्स करोगे तो कोएसरवेट एक सॉल्यूशन, कोएसरवेशन जब होगा तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सिंपल कोएसरवेशन में क्या होता है, वो आपके सॉल्ट के ऐड करने की वजह से होता है, ठीक है। आपका सिंपल कोएसरवेशन, आप उसमें सॉल्ट ऐड कर दो, वो हो गया। अब इसमें क्या होगा, चेंजिंग पीएच और टेम्परेचर दोनों की वजह से। कॉम्प्लेक्स कोएसरवेशन में दो अपोजिटली चार्ज कोलॉइड्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका जेलेटिन, गम अकेसिया या अरेबिक। अब एडिशन थर्ड सब्सटेंस, अगर आप उसमें थर्ड सब्सटेंस को ऐड करोगे, चेंज करोगे, उसकी वजह से भी कोएसरवेशन होगा। एप्लीकेशन में माइक्रो एनकैप्सुलेशन में आप कोएसरवेशन को यूज़ कर सकते हो। अगर कभी भी आपको ड्रग को कोट करना है उस टाइम पे हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हैं, जिससे कि एक कंट्रोल रिलीज मिलती है हमें देखने को। टेस्ट को मास्क कर सकते हैं, साथ ही साथ एनवायरनमेंट के कुछ फैक्टर्स से उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन की हेल्प से। अब पेपेटाइजेशन है, अब आपको प्रेसिपिटेट को, ठीक है, पेपेटाइजेशन में क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट को हम कोलॉइडल डिस्पर्जन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे, किसी भी पेपेटाइजिंग एजेंट को ऐड करके। अगर कभी भी आप किसी भी पेपेटाइजिंग एजेंट को ऐड करोगे तो आपका प्रेसिपिटेट कोलॉइडल डिस्पर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रोलाइट है या सरफेक्टेंट है, तो ये आपका पेपेटाइजेशन हो गया। अब पेपेटाइजेशन, जो पेपेटाइजिंग एजेंट है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज इम्पार्ट करता है किसी भी प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स पर करेगा। अब उसकी वजह से रिपल्शन होगा, रिपल्शन जैसे ही होगा वो ब्रेक डाउन होने लगेंगे कोलॉइडल साइज में, राइट। ये मैकेनिज्म है। एग्जाम्पल जैसे आपका फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट हुआ फेरिक क्लोरिक एसिड के साथ। अब यहाँ पे इन्होंने कोलॉइड्स बनाए तो वहाँ पे वो चेंज हो गया, कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट से कोलॉइडल डिस्पर्जन में तो आया ना, किसको यूज़ करके, पेपेटाइजिंग एजेंट को यूज़ करके। हमें कभी भी अगर मेटल सोल्स को प्रिपेयर करना है इंजेक्टेबल्स के लिए, डायग्नोस्टिक फॉर्मुलेशन के लिए, तो हम पेपेटाइजेशन को यूज़ करते हैं। अब प्रोटेक्टिव एक्शन ऑफ कोलॉइड्स का, अब लायोफिलिक कोलॉइड्स हमारे लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट करते हैं कोएगुलेशन से, जिससे कोएगुलेशन ना हो। कैसे,
उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ किया जाएगा। लायोफिलिक कोलॉइड्स हमारे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे। हमेशा याद रखना, लायोफिलिक वाटर लविंग है ना, या फिर आप सॉल्वेंट लविंग बोलो, वो लायोफोबिक पार्टिकल्स के अगेंस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं जिससे कि इन यहाँ पे एग्रीगेशन ना हो, एग्रीगेट ना हो। अब प्रोटेक्टिव कोलॉइड है आपका जो लायोफिलिक कोलॉइड है, जैसे जेलेटिन है, स्टार्च है, वो क्या करेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा लायोफोबिक पार्टिकल्स के पास। अब लायोफोबिक पार्टिकल्स के पास जैसे ही प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी तो वहाँ पे एग्रीगेशन नहीं हो पाएगा। एग्रीगेशन को प्रिवेंट करने के लिए ही उसको एज अ प्रोटेक्टिव लेयर बना के सराउंड करना पड़ता है। अब गोल्ड नंबर है तो वहाँ पे जो प्रोटेक्टिव एबिलिटी है उसको मेजर करेंगे, जैसे कि मिनिमम अमाउंट जो हमारे प्रोटेक्टिव कोलॉइड का रहता है जिससे कि कोएगुलेशन ना हो। ठीक है, किसमें आप कैसे देखोगे, अब जैसे 10 ml का गोल्ड सोल है आपका, उसमें क्या पड़ेगा 1 ml ऑफ 10% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिससे कि इसमें क्या ना हो, कोएगुलेशन ना हो। मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलॉइड रिक्वायर्ड, ऐसा मान के चलो, जितना रिक्वायरमेंट होगा उसकी वजह से कोएगुलेशन नहीं होगा। जितना कम गोल्ड नंबर है उतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव एक्शन देगा वो। सब्सटेंस है जैसे जेलेटिन है तो उसका गोल्ड नंबर 0.005, गम अरेबिक 0.1, एग एल्ब्यूमिन 0.08, स्टार्च 25। एप्लीकेशन में स्टेबलाइजेशन होगा किसी भी कोलॉइडल ड्रग प्रोडक्ट का, साथ ही साथ एग्रीगेशन होने से रोकेगा आपकी किसी भी आईवी फॉर्मुलेशन में, राइट। तो ये सारी जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं हमको याद रखनी है। ओके, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।